Hello friends, welcome to this another edition on plates and I hope और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्लेट्स के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे एंड यू आर रिव्यूइंग द कंटेंट एंड हैविंग अ लर्निंग फ्रॉम द अर्लियर वीडियोस. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन और मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग चालू करता हूँ. सो आई थिंक पहले वाले जो सेशंस है उसमें हम लोगों ने प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था. वही प्रेजेंटेशन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. सो बेसिकली पहले वाले एडिशंस में हमने देखा था कि व्हाट आर ऑल दी नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस व्हिच आर कैरिड आउट ऑन प्लेट्स, हाउ टू ऑर्डर प्लेट्स फ्रॉम स्टॉक एंड रिव्यू ऑफ द ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन. ये मैं आगे आने वाले सेशन में कवर करने वाला हूँ टॉपिक को. तो ये वाला जो सेशन है इसमें मैं थोड़ा सा नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और दूसरा प्लेट के सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा. सो हम लोगों ने अर्लियर वीडियोस में देखा था कि ब्रॉडली प्लेट्स के ऊपर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट: डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट. सो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेट्स के लिए और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो प्लेट्स का टीसी हम आगे आने वाले सेशंस में रिव्यू करेंगे उसमें आप देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मोस्ट ऑफ दी प्लेट्स के टेस्ट सर्टिफिकेट में हमको मिलेगा. सो बेसिकली जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले जो मैंने अर्लियर सेशंस में आपको बताया था डाई पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में, तो मैं आई विल स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू कि ये जो नीचे YouTube का लिंक दिया हुआ है तो ये YouTube के वीडियोस आप डेफिनेटली देखें, बिकॉज उससे आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता चलेगा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं. और ये YouTube वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव है और ये देखने से आपको ये टेस्ट के बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता चलेंगे और काफी नॉलेज एनहेंसमेंट होगा. तो ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. वो लिंक को फॉलो करके आप ये वीडियोस को देख सकते हैं. सो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, इनके वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसका भी वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा. सो अल्ट्रासोनिक टेस्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है कि SA-435 और SA-578 जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड यूज करके हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड्स में क्या फर्क है. सो SA-535 और SA-578 का यहाँ पे मैंने कंपैरिजन, SA-435 और SA-578 का यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है. सो बेसिकली ये दोनों स्टैंडर्ड्स जो है, ऐसे मतलब मैंने पहले आपको बताया हुआ है, आपके साथ शेयर किया हुआ है कि एनी स्टैंडर्ड विच स्टार्ट्स विद SA मींस ये ASME मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का स्टैंडर्ड है विच इज कॉल्ड एज SA-435 एंड SA-578. सो इसमें जो स्टैंडर्ड्स है वो कैसे दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ. सो SA-435 जो स्टैंडर्ड है वो कुछ इस टाइप से दिखता है. व्हाट इज SA-435? स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रेट बीम अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टील प्लेट्स. सो इसमें ये स्टैंडर्ड का स्कोप दिया हुआ है. उसके बाद व्हाट आर द रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, apparatus के बारे में बताया हुआ है, देन टेस्टिंग कंडीशंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ऑल दिस एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है. तो मैंने सिंपली आप लोगों के लिए क्या किया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे हमें दोनों स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने में आसानी होगी और उसको समझने में आसानी होगी. तो ये SA-435 स्टैंडर्ड है, ऐसे ही SA-578 स्टैंडर्ड है. दिस इज स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रेट बीम अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन ऑफ प्लेन एंड क्लैड स्टील प्लेट्स फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस. ये भी ऑलमोस्ट SA-435 जैसा ही है. इसमें स्कोप है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन क्या है, apparatus के बारे में है, प्रोसीजर के बारे में है, टेस्टिंग कंडीशन के बारे में है, ये सब चीजें दी हुई है. और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो कि हम कंपैरिजन शीट में देखेंगे. सो ये कुछ 6 पेज का स्टैंडर्ड है जिसको मैंने उतना ही पोर्शन कवर किया है जितना एक परचेजर को जानने की जरूरत है. सो लेट्स कम बैक टू अवर प्रेजेंटेशन. सो जैसा कि मैंने बताया कि दीज टू स्टैंडर्ड्स टॉक अबाउट मतलब these two standards में SA-435 और SA-578 they talk about ultrasonic examination and it is the straight beam pulse echo ultrasonic examinations. So ये just मैंने अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए किया है. Some of the information may not be इतना हमको
जस्ट ध्यान में रखना है, उसको तो लर्न करने की इतनी जरूरत नहीं है। ये कौन से प्लेट्स पे होता है? जो SF435 है ये फुली किल्ड कार्बन एंड अलॉय स्टील प्लेट्स के ऊपर होता है, और SF578 रोल्ड कार्बन अलॉय स्टील प्लेट्स एंड क्लैड स्टील प्लेट्स। तो ये क्लैड स्टील प्लेट जो है ये इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर क्लैड स्टील प्लेट का यूटी करना है, यूटी मींस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना है, तो हमें SF578 स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। थिकनेस यहाँ पे 12.5 है, यहाँ पे 10 है। पर्पस क्या है यूटी का? पर्पस का यूटी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जो भी डिफेक्ट्स हमारे को नेकेड आई को नहीं दिखते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हमको नहीं दिखते हैं, और वो जो डिफॉर्मिटीज है, वो लेमिनेशन है, रप्चर्स है, या कोई स्लैग है, या कोई इम्प्योरिटी है जो कि प्लेट की स्ट्रेंथ को कम करती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूटी करते हैं। तो दैट इज द पर्पस। यूटी शुड बी ऑलवेज कैरिड आउट बाय क्वालिफाइड पर्सन। जो क्वालिफाइड पर्सन है और उसका सर्टिफिकेशन है वो ये ASNT SNT TC1A जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है, उससे वो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन जो इस स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई करती है वो आदमी के पास होनी चाहिए जो कि यूटी करने वाला है। मतलब यूटी करने वाला आदमी शुड बी ए ट्रेन्ड टेक्नीशियन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आपको ज्यादा डिटेल में एपैरेटस यूटी का क्या है, टेस्टिंग कंडीशन और प्रोसीजर क्या है, तो सबसे सुटेबल तरीका यही रहेगा कि हम स्टैंडर्ड को डिटेल में पढ़ें। जो SF435 का स्टैंडर्ड है वो 3 पेजेस का है, और SF578 का स्टैंडर्ड को 6 पेजेस का है। यहाँ पे मैंने उतनी ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है जो कि एक बायर को मालूम होना चाहिए। सो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काम में आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज करता हूँ ये बाउंड्री डिफाइन करने के लिए कि कितना बायर को जरूरी है और कितना बायर स्किप कर सकता है। बिकॉज बायर मस्ट नॉट नो और रादर मे नॉट नो all the information, but simultaneously he should also ensure that at least he should know the information which will help him to do a good job on duty. तो इसमें जो यूटी होता है उसका जो स्कैनिंग है उसका ये डिटेल दिया हुआ है, दोनों डिटेल सेम है। तो यूटी का जो यूटी कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, एंड उसके बाद भी मैंने वो लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसमें यूटी एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है और वो समझना जरूरी है, क्योंकि उसका जब बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होगा तो ही यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दैट विल मेक सेंस टू यू। तो स्कैनिंग शैल बी कंटिन्यूअस अलोंग परपेंडिकुलर ग्रिड लाइंस ऑन नॉमिनल 9 इंच सेंटर्स और एट द मैन्युफैक्चरर्स ऑप्शन शैल बी कंटिन्यूअस अलोंग पैरेलल पाथ्स ट्रांसफर्स टू द मेजर प्लेट एक्सिस on nominal 4 inch or 100 mm centers, or shall be continuous along parallel paths to the major plate axis on 3 inch 75 mm or smaller centers. So basically ये information जो है वो UT टेस्टिंग करने वाले टेक्नीशियन के लिए ये एज ए परचेसर को इतनी रेलेवेंट नहीं है। दिस इज बेसिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्लेट की स्कैनिंग मतलब यूटी कैसे करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कवर किया हुआ है। हाँ, परचेजर को ये मालूम होना चाहिए कि SF578 में देयर आर 3 एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स A, B एंड C। तो A, B एंड C स्टैंडर्ड्स कौन से हैं ये हम लोग अभी जानेंगे। तो SF435, नाउ दिस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग, एंड दिस ए बायर मस्ट हैव द आइडिया, बिकॉज जो टेस्ट सर्टिफिकेट आएगा उसमें यह स्टैंडर्ड मेंशन किया होगा। तो आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें मैं टेस्ट सर्टिफिकेट्स भी रिव्यू करेंगे हम लोग ज्वाइंटली, और वो टेस्ट सर्टिफिकेट रिव्यू में डेफिनेटली आपको यूटी एग्जामिनेशन का रेफरेंस मिलेगा। तो अगर वो यूटी एग्जामिनेशन किया हुआ है उसमें, तो वो यूटी एग्जामिनेशन का क्या मतलब है वो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि SF470 और SF435 में एक्सक्यूज मी एनी डिसकंटिन्यूटी इंडिकेशन कॉजिंग ए टोटल लॉस ऑफ बैक रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि यूटी एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक साउंड सिग्नल करते हैं और वो जो प्लेट की एंड है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। वो जो रिकॉर्डर है या वो जो सिमुलेटर है वो वेव को छोड़ता है और उसको वापस रिसीव करता है सिग्नल को। लेकिन कहीं पे अगर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो उतना पोर्शन ऑफ द वेव वापस रिसीव नहीं हो पाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि डिसकंटिन्यूटी या इंप्योरिटी कहां पर है। तो इसमें यह बताया हुआ है कि SF435 स्टैंडर्ड में जो भी डिसकंटिन्यूटी वाला पोर्शन है वो जो है वो 75 mm के डायामीटर वाले सर्कल से बड़ा नहीं होना चाहिए। 75 mm या प्लेट थिकनेस
का आधा, तो अगर 75 mm मतलब प्लेट थिकनेस का आधा कौन सा हो गया, अगर 150 mm तक की प्लेट है तो उसका आधा 75 होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज ग्रेटर, मतलब अगर 75 mm ग्रेटर है तो 75 mm को हम फॉलो करेंगे, या हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट वो ज्यादा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो 150 mm तक की अगर प्लेट है तो 75 mm ही ज्यादा आएगा। तो ये चीज बता रही है यहाँ पे कि कोई भी जो डिसकंटिन्यूटी है, कोई इम्प्योरिटी है, कोई स्लैग है, अगर वो एक 75 mm के डायामीटर वाले सर्कल के अंदर नहीं आ पाती है, उससे इम्प्योरिटी ज्यादा बड़ी है, तो वो प्लेट ऐसे 435 के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं होगी। या दूसरी तरीके से ले, अगर किसी प्लेट को हमें ऐसे 435 के यूटी स्टैंडर्ड से एक्सेप्ट करना है, तो वो प्लेट में जो इम्प्योरिटी है, जहां पे यूटी का सिग्नल हमें नहीं मिला जो कि उस इम्प्योरिटी के लोकेशन को मार्क करती है, तो वो जो डिसकंटिन्यूटी है, वो इम्प्योरिटी है, वो स्लैग है, वो लैमिनेशन है, उसका जो साइज है वो 75 mm के डाया वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। इफ आई एम पुट इन अदर वर्ड्स, दैट इज द एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे वापस से मैं समराइज करता हूँ, ये लिखा है any discontinuity indication causing a total loss of बैक रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, ये यूटीयू के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूटी इंडिकेशन मींस कहीं पे इम्प्योरिटी है या स्लैग है, एंड टोटल लॉस ऑफ बैक रिफ्लेक्शन मतलब जो सिग्नल हमने यूटी के या साउंड वेव का भेजा वो वापस नहीं आया, तो उसके लिए उसको हम बैक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। विच कैनॉट बी कंटेंट विद इन ए सर्कल, मतलब ये आपकी इम्प्योरिटी का साइज को बता रहा है। वो जो साइज है वो 75 mm के सर्कल अप टू 150 mm थिकनेस प्लेट, क्योंकि अगर 150 mm से ऊपर हो जाएगी, सपोज 200 हो जाएगी, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से आधा मतलब 100 mm के अंदर फिर वो इम्प्योरिटी आनी चाहिए, मतलब उतना ही एरिया में अगर हमें सिग्नल नहीं मिलेगा तो हमें लगेगा कि नहीं, इस इम्प्योरिटी का साइज 100 mm से छोटा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वापस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इंडिकेट कीजिए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन। सो जो ऐसे 578 का लेवल ए है वो एग्जैक्टली ऐसे 435 का ही स्टैंडर्ड है। और अगर लेवल बी है तो लेवल बी में एक एडिशन रिक्वायरमेंट आता है कि अगर 2 या उससे ज्यादा डिसकंटिन्यूटीज अगर स्मॉलर है, स्मॉलर देन 75 mm, अगर उससे स्मॉलर है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो बड़ी वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसके जो डायामीटर है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो अनएक्सेप्टेबल है, या फिर दोनों इंप्योरिटीज जो है वो 75 mm के सर्कल के अंदर होना चाहिए। मैं वापस से रिपीट करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसे 435 स्टैंडर्ड क्या है। ऐसे 435 में एक ही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, और ऐसे 578 में देयर आर 3 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ए, बी और सी। तो जो लेवल ए वाला है उसमें दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज ऐसे 435। ऐसे 578 बाद में स्टैंडर्ड आया हुआ है, और इसलिए दिस इज ए सेपरेट स्टैंडर्ड फ्रॉम ऐसे 435। और उसमें भी ऐसे 578 में भी यही बताया गया है, लेवल ए में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेवल ए है दैट इज एक्जैक्टली सेम एज ऐसे 435। लेवल बी में जब आप आते हैं तो लेवल बी में लिखा गया है, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, अगर हमें ऐसे 578 से यहाँ पे जैसे ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर कोई प्लेट ऐसे 578 के स्टैंडर्ड से एक्सेप्टेबल है तो वो इंप्लाइड मानी जाएगी कि हमने ऐसे 578 का लेवल बी स्टैंडर्ड को रेफर किया है या यूज किया हुआ है। दैट इज बाय डिफॉल्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड अदर देन ऐसे 578 level B to use a different acceptance criteria. So level B में क्या है, लेवल B में हमें लेवल A का फॉलो तो करना ही है। लेवल A क्या है, लेवल A में बताया गया है कि कोई भी जो इम्प्योरिटी है उसका साइज जो है वो 75 mm के सर्कल के अंदर होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। लेकिन लेवल बी में यह बताया गया है कि अदर देन दिस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विच इज एज पर लेवल ए, अगर कोई 2 या उससे ज्यादा स्मॉलर डिसकंटिन्यूटीज है तो वो अनएक्सेप्टेबल है। अगर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो बड़ी वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसके डायामीटर से ज्यादा अगर उनका डिस्टेंस नहीं है तो वो अनएक्सेप्टेबल है। या फिर दोनों जो डिसकंटिन्यूटी है वो कलेक्टिवली जो ये सर्कल 75 mm का दिया हुआ है उसके अंदर ना आती हो।
इसलिए यह लिखा है इन एडिशन, मतलब जो पहले लेवल ए का क्राइटेरिया है वो उसमें if two or more smaller discontinuities are there, they shall be unacceptable. अगर उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है that is equal to the greatest diameter of the larger discontinuity. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप स्टैंडर्ड को वापस से रेफर करके इस पे और क्लैरिटी ले सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं ताकि मैं आपको इसके बारे में और क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाऊँ। एक्सेप्टेंस लेवल सी क्या है? एक्सेप्टेंस लेवल सी इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया। स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया क्यों है? क्योंकि जो हमने SF 435 या SF 578 लेवल ए में डिस्कस किया था, जो सर्कल था जिसमें इम्प्योरिटी जो कंटेनमेंट था वो 75 mm के सर्कल में था, लेकिन यहाँ पे 25 mm के सर्कल में ही होना चाहिए। सो दिस इज मोर स्ट्रिंजेंट। सो SF 435 या SF 578 लेवल ए में क्या था कि जो डिसकंटिन्यूटी है या इम्प्योरिटी है उसका साइज 75 mm वाले सर्कल या हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द डायमीटर जो भी उससे बड़ा है उसमें ही आना चाहिए, उसी में कंटेंट होना चाहिए। लेकिन SF 578 लेवल सी में क्या है कि वो जो सर्कल है या उसका डायमीटर है वो सिर्फ 25 mm है। अगर 25 mm से बड़ी डिसकंटिन्यूटी या इम्प्योरिटी हुई तो दैट विल बी unacceptable. So SF 578 level C सबसे ज्यादा stringent standard है। तो ये already I have covered the selection of plates from stock in another video, and ordering information also I have covered in another video. Now I would like to talk about certification of plates. So certification of plates मतलब क्या है कि any certificate which is issued by the mill who is manufacturing the plate will follow certain standards to issue the plate certification. कोई भी प्लेट को रोल किया उसके साथ mill is supposed to issue a certificate. तो वो certificate में क्या information होनी चाहिए? What is the obligation? जो mill है जो कि प्लेट को रोल कर रही है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको डिफाइन करने के लिए ये सर्टिफिकेशन ऑफ प्लेट्स होता है। सो सर्टिफिकेशन ऑफ प्लेट्स क्या बताता है? स्टील प्लेट्स कम विद इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स, मिल सर्टिफिकेट और मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। MTC करेक्ट, MTC जो मिल टेस्ट सर्टिफिकेट को MTC भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। तो MTC करेक्ट इंश्योर्स कि इंजीनियरिंग, क्वालिटी एंड कमर्शियल एस्पेक्ट आर करेक्टली कवर्ड, और जो कि परचेस ऑर्डर में जो भी चीज दिया हुआ है उस चीज को correctly all the obligations have been fulfilled by the manufacturer of the plates which are the mill. तो सर्टिफिकेट के टाइप कितने हैं? सर्टिफिकेट के बेसिकली 4 टाइप है। सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन टाइप है दैट इज EN। ऑल आपको पता होगा, मैंने सबसे इनिशियल पहले वाले वीडियो या दूसरे या तीसरे वीडियो में कवर किया था कि एक होता है EN। EN मींस यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो यूरोपियन होता है, DIN स्टैंडर्ड होता है, BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, IS स्टैंडर्ड होता है, ASTM स्टैंडर्ड होता है, ASME स्टैंडर्ड होता है। बहुत सारे टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ये जो प्लेट का जो सर्टिफिकेशन जो है इंटरनेशनल नॉर्म जो फॉलो होता है वो EN स्टैंडर्ड फॉलो होता है। और EN स्टैंडर्ड में बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन उसमें से मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो हम लोग 2 ही यूज करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो EN 10204 2.1 इसमें डॉक्यूमेंट क्या टाइप है? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द ऑर्डर। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होता है, जो कि कौन इशू करता है? मिल इशू करता है। सो अभी हमको जानना जरूरी है कि इसमें 3 प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला होता है मिल, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है और वही सर्टिफिकेट दे रहा है। दूसरा होता है मिल का क्वालिटी वाला, मतलब बनाया मिल ने लेकिन उसको सर्टिफाई किया जो मिल के जो क्वालिटी वाले ने। आपको पता होगा एक होता है जिसे बोलते हैं हम मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, मेकर एंड चेकर। मेकर चेकर कॉन्सेप्ट का पर्पस क्या है कि जो बनाता है और जो चेक करता है वो हमेशा डिफरेंट पर्सन होना चाहिए ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर मैं ही कर रहा हूँ तो और मैं ही चेक कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरे से कुछ गलतियां रह जाए। इसलिए हम लोग सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड और जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसमें मेकर चेकर कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मेकर चेकर कॉन्सेप्ट और कैसे जैसा कि मैंने बताया मिल का क्वालिटी पर्सन और जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी है उनका रोल आता है। तो जैसा मैंने बताया कि EN 10204 2.1 जो है उसमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इशू करता है, वो मिल करता है कि भैया मैंने जो ये प्लेट बनाया है वो आपके ऑर्डर के हिसाब से बनाया है। उसके अंदर और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। मतलब जो उसके टेस्ट के पैरामीटर्स है, टेस्ट मतलब क्या है? टेस्ट में क्या रिपोर्ट होगा? एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, और कोई एडिशनल टेस्ट अगर मैंने किए हुए हैं तो वो कवर होंगे। तो ये वाले सर्टिफिकेशन में ये सब चीजें कवर नहीं होती है। दूसरा है EN 10204 2.2। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है?
टेस्ट रिपोर्ट होता है। पहला वाला क्या होता है, EN 204, ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें क्या है, इट इज ओनली अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द ऑर्डर। सो इसमें डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, जो कि मिल इशू करता है। EN 10204 2.2 में क्या होता है, एक टेस्ट रिपोर्ट होता है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होता है कि मैंने मिल ये लिखता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द ऑर्डर कि तो मुझे ऑर्डर मिला उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट्स को, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मैंने कंप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा एक जो रिजल्ट्स नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन है, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मींस इंस्पेक्शन व्हिच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड बट व्हिच हैज बीन कैरिड आउट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, वो भी मिल कवर करता है। ये दोनों सर्टिफिकेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने एकेडमिक पर्पस के लिए किया है क्योंकि ये दोनों जनरली फॉलो नहीं होते। जनरली मैंने अपनी 25 साल के प्रोफेशनल करियर में ये वाले सर्टिफिकेट्स को फॉलो करते हुए रेयरली देखा है। अभी जो दो सर्टिफिकेट्स मैं आपको बताऊंगा, EN 10204 3.1 एंड EN 10204 3.2, यही मोस्टली यूज होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों सर्टिफिकेट क्या है। EN 10204 3.1 जो है वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट 3.1 है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस with the order with the indication of result of specific inspection। अब ये जो है ये पहले वाले सर्टिफिकेट्स में भी ये लिखा था, लेकिन इसमें फर्क क्या है, this document will be issued by Mills authorized inspection representative who is independent of manufacturing department। तो यहाँ पे अपना मेकर चेकर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो गया है। मेकर कौन है, मिल, जिसने प्लेट को बनाया। मिल बोल रहा है कि हम लोगों ने जो हमें परचेस ऑर्डर मिला जिसमें जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे वो हम लोगों ने कवर किया है। जो भी नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन है, मतलब जो स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर परचेसर ने, अगर बायर ने बोला है कवर करने के लिए, तो वो हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सो बेसिकली दिस सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है, क्वालिटी, मिल का जो क्वालिटी पर्सन है। सो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। ही इज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, तो ही इज ए चेकर हियर। चेकर कौन है, मिल, जिसने प्लेट को बनाया, और मिल ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया कि हम लोग से जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेड थे फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, जो कि परचेस ऑर्डर में लिखे थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। उसके अलावा अगर कोई नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई ऐसे टेस्ट जो कि बायर का रिक्वायरमेंट था लेकिन जो प्लेट का स्टैंडर्ड है उसमें स्पेसिफाइड नहीं है, वो भी हमने किए हुए हैं। लेकिन ये जो क्लेम है, जो कि मेकर है, जो कि मिल है, जिसने प्लेट को रोल किया है, बनाया, उसको कंफर्म या सर्टिफाई कौन कर रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस का पर्सन। सो जो मिल का ऑथराइज्ड इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव है, हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, वो ये सर्टिफिकेट को इशू वैलिडेट कर रहा है। मतलब मिल ने एक सर्टिफिकेट बनाया, उस पर क्वालिटी वाले ने सिग्नेचर किया या वैलिडेट किया कि हाँ, जो ये मिल ने इसमें जो लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट किया हुआ है, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो एडिशनल टेस्टिंग है, उसको मैं कंफर्म कर रहा हूं कि ये सही है। इसलिए ये जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है EN 10204 3.1, ये EN 10204 2.1 और 2.2 से ऊपर है, और ये यूज होता है, मोस्टली ये यूज होता है। लेकिन इससे ज्यादा क्या यूज होता है, EN 10204 3.2, ये ज्यादा यूज होता है। क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सो EN 10204 3.2 जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट 3.2 है, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द ऑर्डर विद इंडिकेशन ऑफ रिस्पेक्ट रिजल्ट्स ऑफ स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। ये वही चीज है जो पहले वाले हमने दो सर्टिफिकेशन में देखी थी, जो कि EN 10204 2.2 और EN 10204 3.1, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो मिल है वो कंप्लायंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इशू करेगा, और जो रिजल्ट्स है जो कि स्पेसिफिक इंस्पेक्शन का है वो करेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मिल का ऑथराइज इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड आइदर द परचेसर्स ऑथराइज इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव और इंस्पेक्टर डेसिग्नेटेड बाय ऑफिशियल रेगुलेशन, ये भी सर्टिफाई करेंगे। मतलब एक तो मिल ने अपना डिक्लेरेशन दे दिया, ऊपर से मिल के क्वालिटी वाले ने उसको कंफर्म किया, उसके ऊपर उसके अलावा जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी है, जो कि परचेसर ने नॉमिनेट किया हुआ है या परचेसर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी इसको कंफर्म करेंगे। सो अभी हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और हमें आगे ये सब जो है ये हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस एपिसोड के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कि हम प्लेट का टेस्ट सर्टिफिकेट को कैसे रिव्यू करते हैं। सो प्लेट का टेस्ट सर्टिफिकेट का रिव्यू ये सिर्फ क्वालिटी वाले का काम नहीं है, मतलब क्वालिटी का जो पर्सन है वो तो इसको रिव्यू करेगा ही, लेकिन परचेसर को भी ये मालूमात जरूरी है कि जो वो सर्टिफिकेट कोई सप्लायर उसको दे रहा है, वेदर इट इज प्रिमा फेसी, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग क्या है कि आपको कोई प्लेट परचेस करना है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट आया, कोई सप्लायर ने आपको सर्टिफिकेट दिया, सो बिफोर यू सेंड इट टू द क्वालिटी डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टमैन का काम। पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन यहाँ से एक जगह से उसके पास चिट्ठी या पार्सल आता है, लेता है और दूसरे को दे देता है। सो a good purchaser, a good buyer is not expected to be a mere spectator, to be a mere postman. He has to do his value addition, और उसके लिए ये मालूमात जरूरी है so that वो वही सर्टिफिकेट्स को आगे भेजे जो कि उसके द्वारा स्क्रीन किए हुए हैं, जो उसको लगता है कि यस जो मैं परचेस कर रहा हूँ उसके वो ये जो सर्टिफिकेट मेरे पास आया है ये कंफर्म करता है। ये कंफर्म करने के बाद वो क्वालिटी को भेजे ताकि क्वालिटी वाले के पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जाए, एक करेक्ट डॉक्यूमेंट जाए। उसके बाद भी इट डजंट डाइल्यूट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी पर्सन। क्वालिटी पर्सन को तो अपना काम करना ही है, लेकिन इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर द परचेजर इफ ही नोस दैट ही इज सेंडिंग ए करेक्ट डॉक्यूमेंट, राइट डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। EN 10204 2.1 सर्टिफिकेशन लोएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें मैन्युफैक्चरर और मिल सिंपली डिक्लेयर करता है कि उसने जो स्टील प्लेट प्रोड्यूस की है वो परचेजर स्पेसिफिकेशन या ऑर्डर के रिक्वायरमेंट को मीट करती है, सिंपल। इसमें कोई एविडेंस या टेस्ट रिजल्ट इज नॉट इंक्लूडेड, और लाइकवाइज इट इज एक्सेप्टेबल फॉर द पर्सन इन चार्ज ऑफ मैन्युफैक्चर टू इशू द सर्टिफिकेट। जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही डिक्लेयर कर रहा है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ ए सेल्फ डिक्लेरेशन। मैंने प्रोड्यूस किया, मैं मिल का इंचार्ज हूँ, मैं मिल के प्लांट का मैं इंचार्ज हूँ, मैंने प्लेट को रोल किया है और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास जो परचेज रिक्वायरमेंट आई है, जो मैंने प्लेट रोल की है वो उसको मीट कर रही है, वो परचेस ऑर्डर के कंडीशंस को मीट कर रही है। ये मैं एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, कोई एविडेंस नहीं दे रहा हूँ। EN 10204 2.2 सर्टिफिकेशन क्या है? अगेन इट इज इशूड बाय स्टील मिल। EN जो पहले वाला सर्टिफिकेशन है वो भी मिल ने इशू किया है, और ये EN 10204 2.2 सर्टिफिकेशन है, ये भी मिल ने इशू किया है। इसमें मिल ये स्टेट कर रहा है कि वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और टेस्ट रिजल्ट इंक्लूड कर रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि वो जो परचेस का रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है। लेकिन क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस और जो मिल है उसमें कोई फर्क नहीं है। सो जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है और जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो दोनों सेम है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि EN 10204 2.1 और EN 10204 2.2 ये इतना चलन में नहीं है, ये इतना प्रैक्टिस में नहीं है। क्यों प्रैक्टिस में नहीं है? क्योंकि ये जो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो एक बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, उसको ये डिफीट करता है। जो बना रहा है वही बोल रहा है कि मैं सही हूँ। वो सही हो भी सकता है, लेकिन उसमें क्रेडिबिलिटी का इशू आता है, वो गलत भी हो सकता है, नॉट नोइंगली अननोइंगली भी हो। सो बेटर ये है कि एटलीस्ट जो प्लेट है वो या तो मिल के क्वालिटी पर्सन द्वारा सर्टिफाई की हुई हो, या फिर मिल जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उसको मिल का क्वालिटी वाला भी सर्टिफाई करे, और जो परचेसर है या बायर है उसका ऑथराइज नॉमिनी या तो वो खुद हो या फिर वो कोई थर्ड पार्टी को नॉमिनेट करे, उनका भी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। बिकॉज इट एंश्योर्स दैट कि हमें करेक्ट प्लेट मटेरियल मिल रहा है, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड वी आर करेक्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द परचेज। तो इसमें क्या है कि इट इज वर्थ नोटिंग दैट द टेस्ट रिजल्ट्स may not actually reflect the products that are supplied. What this means is that manufacturer could have a sampling process for their QA system that tested 1% of the plates. They then deliver test certificates for this 1% of the plates with the order, but the plates actually supplied आर नेवर टेस्टेड। हमेशा क्या होता है, क्वालिटी में एक सैम्पलिंग प्रोसेस होता है। जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि एक बहुत बड़ा हीट होता है। हीट मतलब जो कि अब हम लोग आयरन को मेल्ट करते हैं, उसको एक फर्नेस
का एक हीट होता है, तो वो हीट से बहुत सारी प्लेट्स रोल होती है। तो वो जो टेस्टिंग होता है वो एक 1% सैंपल पे टेस्टिंग होता है। वो सैंपल बाकी प्लेट्स का जो हम लोग परचेस कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। देयर कैन बी सर्टेन इनकंसिस्टेंसी। तो जो रिपोर्ट किया गया है दैट मे नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द प्लेट विच वी आर एक्चुअली परचेसिंग। इसका मतलब ये है नक्शल पे। So you consequently rely on the strength of Mills QA system to be producing a homogeneous product with little variability। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ये 1% सैम्पलिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उनका मिल है वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहा है और जिसमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या आपका जो हीट टू हीट वेरिएबिलिटी नहीं है। सो 10204 3.1 certification requires the mill to do several important things. First, it has to produce the test results for the plates being bought. So the test results on the certificate are for the actual plate purchased and describe accurately to the limits of the sampling technique used to do the test the actual प्लेट्स परचेज। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10204 3.1 सर्टिफिकेशन में जो प्लेट हम परचेज कर रहे हैं उसके टेस्ट रिजल्ट्स भी रिपोर्ट होते हैं और यही चलन में है। पहले वाले जो सर्टिफिकेशन थे वो इतने चलन में नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ प्लेट एक अपना सर्टिफिकेशन दे रहा है कि जो प्लेट आपने ऑर्डर की है वो मैं आपके परचेज स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा हूँ, उसमें टेस्ट रिजल्ट्स रिपोर्ट नहीं होता है। तो इसमें पहली बार ये लिखा गया है कि टेस्ट रिजल्ट्स भी रिपोर्ट होंगे जो कि प्लेट हम एक्चुअल परचेस कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि देयर कैन बी वेरिएबिलिटी बिटवीन द सैम्पलिंग। अगर हम 1% सैंपल को ही टेस्ट करते हैं तो उस सैंपल को हम रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी प्लेट रोल होती है। तो एक सपोज कीजिए आपका जो फर्नेस है उसमें सपोज 5000 टन स्टील को हमने मेल्ट किया तो वो 5000 स्टील जो है वो बहुत सारी प्लेट्स में रोल होगा और अगर मैंने उसका एक ही सैंपल को टेस्ट किया तो इट मे बी पॉसिबल दैट दैट सैंपल मे नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द प्लेट्स विच आर रोल्ड विच आर रिलेटेड टू दैट वन हीट या जो वन मेल्ट जिसे बोलते हैं। सेकेंडली, इट रिक्वायर्स द टेस्ट डिपार्टमेंट टू बी फॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ मेकर चेकर कॉन्सेप्ट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया दैट इज मेकर और जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो अलग हो गया। दिस मीन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट डज नॉट डू द टेस्ट एंड हैज नो पावर टू ऑल्टर अमेंड ऑन इन्फ्लुएंस द टेस्ट रिजल्ट। बना रहा है मिल और टेस्टिंग कोई और कर रहा है। तो जो मिल ने बनाया उसके सैंपल क्वालिटी वाले ने ले लिया और वो इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है बिकॉज ही इज ए चेकर। यहाँ पे मेकर चेकर कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे सिस्टम की रिलायबिलिटी वैसी बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट व्हेन कंबाइंड विद ए क्वालिटी सिस्टम such as EN 10204 3.1 certificate has significantly more authority than 2.1 or 2.2 certificate. This is because steel plates are tested and certified by a person independent of the one who made them. ये जो certification है, ये जो testing है, ये क्वालिटी पर्सन कर रहा है। जो क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल बोल लीजिए, क्वालिटी कंट्रोल है या क्वालिटी एश्योरेंस है, वो क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो ऑथराइज पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली वो सैंपल्स का टेस्टिंग कर रहा है। तो इसके लिए उसके पास अथॉरिटी है और उसका एक क्रेडिबिलिटी आता है और वो मोर रिलायबल और ट्रस्टवर्दी सिस्टम। मेकर अलग है, चेकर अलग है। अब आता है उससे और ज्यादा हमको रिलायबिलिटी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली जो मिल है या जो मैन्युफैक्चरिंग मिल का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है ये दोनों अल्टीमेटली एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, एक ही मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक उसके क्वालिटी एस्पेक्ट्स को संभाल रहा है। तो उसमें हम फर्दर और क्रेडिबिलिटी कैसे ला सकते हैं? वो हम ऐसे ला सकते हैं कि हम जो मिल का जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर जो क्वालिटी वाले ने भी कंफर्म कर दिया है कि यस जो मिल वाले जो टेस्ट रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें मैकेनिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, उसको जो मिल का जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला पर्सन है उसको कंफर्म कर रहा है। उसके अलावा जो परचेज या बायर का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी है वो भी अपना सर्टिफिकेशन ऐड कर रही है कि यस ये जो दोनों इंडिपेंडेंट एजेंसीज बोल रही है इसको हमने एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन और ये थर्ड पार्टी जो है ये परचेजर या बायर नॉमिनेट करता है। दे आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द मिल सो देयर कैन नॉट बी एनी नेक्सस, कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है, वो इसमें दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज द मोस्ट रिगरस सर्टिफिकेशन लेवल अवेलेबल फॉर स्टील प्लेट। सो ये मोस्ट रिगरस क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको सब चीज एक्सप्लेन की है और एज ए परचेसर आपको हमेशा यही सर्टिफिकेशन यूज करना है। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप पहले 3 सर्टिफिकेशन आप यूज नहीं करेंगे, अगर आपको उसके बारे में
मालूमात नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेशन यूज करना है तो आपको यही सर्टिफिकेशन यूज करना है, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इससे बायर विल बी एब्जॉल्व्ड मतलब बायर के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लेट सर्टिफाई होके आ रही है, बायर ने अपना काम कर दिया, उसने अपने परचेस ऑर्डर में ये लिख दिया कि जो उसको प्लेट का सर्टिफिकेशन चाहिए वो EN 10204 3.2 सर्टिफिकेशन चाहिए। दैट इज द हाईएस्ट लेवल, इट इज द मोस्ट रिगोरस सर्टिफिकेशन लेवल अवेलेबल फॉर स्टील प्लेट्स। तो बायर को क्या करना है, सिंपली उसको लिखना है अपने परचेस ऑर्डर में दैट द प्लेट शैल बी सर्टिफाइड एज पर EN 10204 3.2 और plates supplied shall have the certification of EN 10204 3.2। तो अब ये क्या है, दिस इज द मोस्ट रिगरस सर्टिफिकेशन लेवल अवेलेबल फॉर द प्लेट्स लाइक EN 10204 3.1। द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द एक्चुअल प्लेट्स बीइंग परचेज्ड आर इंक्लूडेड ऑन द मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। द मिल्स टेस्ट डिपार्टमेंट, अगेन independent of the manufacturing department, has to validate the test results. However, the purchaser or the government's representative have also to validate the test results as well. So इसमें यही लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो मिल जो प्लेट को रोल कर रहा है वो सर्टिफाई करता है, उसके बाद जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो सर्टिफाई करता है, और तीसरा जो परचेसर है वो सर्टिफाई करता है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट देयर इज अ पर्सन हु इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मिल। ये जो आदमी है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज हो गई, जैसे लॉयड्स हो गया, ब्यूरो वेरिटास हो गया, SGS हो गया, ये इसको नॉर्मली अपॉइंट किया जाता है टू इंडिपेंडेंटली रिव्यू एंड वैलिडेट द टेस्ट सर्टिफिकेट। सो वही इसमें लिखा हुआ है कि जब हम EN 10204 3.2 सर्टिफिकेशन लेते हैं, दैट इज द मोस्ट रिगरस, मोस्ट स्ट्रिंजेंट, एंड व्हाट दिस मींस इज दैट देयर इज अ पर्सन हु इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मिल। वो मिल के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन है। वो प्लेट का इंस्पेक्शन करता है। प्लेट का इंस्पेक्शन में देयर आर वेरियस स्टेजेस। एक होता है लैडल एनालिसिस होता है, जिसमें लैडल एनालिसिस के रिजल्ट्स होते हैं, उसको बाद में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है इंडिविजुअल प्लेट्स के रिजल्ट्स में। इसलिए यहाँ पे ये लिखा होगा कि बीइंग टोटली इंडिपेंडेंट ही इज एबल टू रेजिस्ट एंड प्रेशर टू कोल्यूड इन ऑल्टरिंग द रिजल्ट्स एंड मिसरिप्रेजेंट द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। वो टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि वो मिल को या क्वालिटी एश्योरेंस वाले पर्सन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो उन लोगों को रिपोर्ट भी नहीं करता है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बायर से होता है। बायर के बिहाफ पे वो प्लेट को इंस्पेक्ट करने जाता है, और इसलिए कोई रिजल्ट्स को कोई ऑल्टर नहीं किया जाता है, उनका कोई नेक्सस फॉर्म होने के चांसेस नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंटली और एक बहुत सच्चाई से प्लेट्स को सर्टिफाई करता है, प्लेट्स के टेस्ट रिजल्ट्स को चेक करता है, जो कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो देखता है कि वो एज पर दी परचेस ऑर्डर है कि नहीं है, और अगर वो है तो ही वो टेस्ट सर्टिफिकेट पे अपना सिग्नेचर करता है। इन प्रैक्टिस द मेजर क्लासिफिकेशन सोसाइटीज नॉर्मली एक्ट्स as the independent third party validation authorities. This may be because they have been appointed by the mill, or because a purchaser requires plates to be approved by a particular classification society such as Lloyds, TUV और DNV। जैसा मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज Lloyd, TUV या DNV है, या इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये मोस्टली ये जो प्लेट के मिल्स होते हैं, दिस में भी फॉरेन कंट्री, फॉरेन में होंगे, और हम यहाँ इंडिया से ऑर्डर इशू कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया से ऑर्डर इशू कर रहे हैं तो हम तो फॉरेन कंट्री में हमको जाके सब चीज चेक करना, देखना कॉस्टली है। अदरवाइज अगर बहुत बड़ा ऑर्डर है तो इंडिया से नॉर्मली हम लोग जा सकते हैं, हमारा कंपनी का क्वालिटी पर्सन एज ए इंस्पेक्टर जा सकता है। लेकिन जनरली ये प्रैक्टिस नहीं है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जिस भी कंट्री में प्लेट रोल हो रहा है वहां पे जो ये रेप्यूटेड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी, TPIA जिसे बोलते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं, जैसे लॉयड्स हो गया, SGS हो गया, DNV हो गया। तो ये लोग हमारे यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, एंड उनके इंस्पेक्शन से प्लेट यहाँ पे सो बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे इंडिया में जो ये इंस्पेक्शन एजेंसीज है उनको कांटेक्ट करते हैं, और उनके जो काउंटर पार्ट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में वो इंस्पेक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाले सेगमेंट में हम लोगों ने
मेजर एस्पेक्ट कवर किया है, जो कि SA-435 और SA-578 स्टैंडर्ड में क्या फर्क है, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज ये एस्पेक्ट से प्लेट की क्वालिटी का पता चलता है। और जो भी हम सर्टिफिकेट्स अभी आगे रिव्यू करेंगे उसमें आप लोग देखेंगे कि इनवेरिएबली मोस्ट ऑफ द प्लेट्स में ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया हुआ होता है, और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है वो या तो SA-435 या SA-578 से किया हुआ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि SA-578 का जो स्टैंडर्ड है वो बाय डिफॉल्ट SA-578 लेवल बी होता है, लेकिन अगर आपको और स्ट्रिंजेंट जाना है तो आप लेवल सी भी यूज कर सकते हैं। और SA-578 जो है वो मोस्टली क्लैड प्लेट्स के लिए यूज होता है। तो हम लोगों ने दोनों स्टैंडर्ड्स के डिफरेंस और दोनों का क्रिटिकलिटी को स्टडी किया है, और इसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है सर्टिफिकेशन मेथोडोलॉजी पे, कि जो प्लेट्स रोल होती है वो प्लेट्स का सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, प्लेट्स का स्टैंडर्ड क्या है, कौन से स्टैंडर्ड से प्लेट्स का टेस्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट किया जाएगा। उसमें मैंने बताया कि बेसिकली देयर आर 4 स्टैंडर्ड्स, EN10, 204, 2.1, 2.2, 3.1 एंड 3.2। लेकिन EN10, 204, 3.1 एंड 3.2 ही ज्यादा यूज होता है। 3.1 में हम लोग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं रखते हैं, एंड 3.1 इज द सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द क्वालिटी डिपार्टमेंट ऑफ द मिल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस है, और मैंने always I have followed the inspection standard which is EN10, 204, 3.2। 3.2 में क्या होता है कि हम अपना इंस्पेक्शन एजेंसी को नॉमिनेट करते हैं, एंड हमारा इंस्पेक्शन एजेंसी हमारे बिहाफ पे जाके प्लेट का सर्टिफिकेशन करता है। वो प्लेट्स के सारे मैकेनिकल, केमिकल और जो भी स्टेज इंस्पेक्शन है उसको चेक करता है, और उसके बाद वो ये सत्यापित करता है, ये सर्टिफाई करता है, ये कंफर्म करता है, ये वेरीफाई करता है, ये अटेस्ट करता है कि जो सर्टिफिकेट मिल ने इशू किया है, जिसको मिल के क्वालिटी पर्सन ने सर्टिफाई किया है, वो सही है। एंड ही आल्सो मींस जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी अपना सिग्नेचर और स्टैम्प करता है कि यस, मैं कंफर्म करता हूं कि जो भी ये प्लेट के सर्टिफिकेट में रिपोर्ट किया हुआ है ये सही है, एंड जो प्लेट का सर्टिफिकेट है इट कंफर्म्स टू मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स of the plate which is specified in the purchase order, which is as per the standard, and all the additional tests which are required as per the purchase order are fulfilled. So उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी, सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी उसी में है। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड ऑल द परचेजर टू ऑलवेज फॉलो द सर्टिफिकेशन EN10, 204, 3.2। सो आगे आने वाले सेगमेंट में हम लोग बहुत डिटेल में प्लेट्स के टेस्ट सर्टिफिकेट को रिव्यू करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड आगे आने वाले सेगमेंट में हम फर्दर और एस्पेक्ट्स प्लेट्स के बारे में, प्लेट्स के और एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सो राइट नाउ वी विल स्टॉप हियर, एंड thank you for watching this video, and see you in the next segment.